चंपापुर नाम के गांव में सुमन नाम की एक औरत रहती थी। सुमन के बड़े बेटे विशाल की पत्नी निकिता अमीर घर से थी। इस वजह से वो बहुत घमंडी और अकड़ू थी। उसे अपने पिताजी की दौलत पर बहुत घमंड था, इसीलिए वो हमेशा लोगों से बदतमीजी से पेश आती थी और जरा जरा सी बात पर उनकी बेइज्जती किया करती थी। फिर कुछ दिनों बाद सुमन अपने छोटे बेटे किशोर की शादी तारा नाम की एक लड़की से तय कर देती है। तारा के पिताजी गरीब किसान थे, साथ ही तारा के रंग सांवला था। जब ये बात निकिता को पता चलती है तो वो सुमन को ताना मारने लगती है। ये सब क्या है मम्मी जी? आप देवर जी की शादी एक गरीब घर की लड़की से करा रहे हो, ऊपर से वो लड़की सांवली भी है। मेरी मानो तो देवर जी की शादी मेरी तरह किसी अमीर घर की खूबसूरत लड़की से करवाइए। देख बहू, मेरी सोच तेरी तरह बिल्कुल नहीं है। मैं तारा से मिल चुकी हूँ। वो घर के कामों में बहुत माहिर है और साथ ही स्वभाव से बहुत अच्छी है। मुझे जैसी बहू चाहिए थी तारा बिल्कुल वैसी है, इसीलिए किशोर की शादी उसके साथ तय करके मैं बहुत खुश हूँ। और रही बात पैसों की, तो मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं। मेरे घर में सुख शांति रहे, यही बस है। इस तरह निकिता को जवाब देकर सुमन वहां से चली जाती है। मेरी सास तो शादी से पहले ही तारा की तरफदारी कर रही है, लेकिन मेरा नाम भी निकिता है। शादी के बाद जब मुंह दिखाई की रस्म होगी तब मैं अपनी सहेलियों को बुलाकर उस गरीब तारा की खूब बेइज्जती करूंगी। फिर कुछ दिनों बाद तारा और किशोर की शादी हो जाती है। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म के लिए सुमन आस पड़ोस की सभी औरतों को अपने घर आने का न्योता दे देती है। दूसरी तरफ निकिता तारा की बेइज्जती करने के लिए पूरी तरह तैयार थी, इसीलिए वो फोन करके अपनी सहेलियों को घर पर आने के लिए कह देती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी अचानक सुमन के घर के सामने एक बहुत बड़ी कार आकर रुकती है। अपने घर के सामने इतनी बड़ी कार देख सुमन और उसके परिवार के लोग हैरान रह जाते हैं। तभी कार के अंदर से तारा के माता पिता बाहर निकल आते हैं। अरे समधी जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? एक ही दिन में आप लोगों की ठाट बाट पूरी तरह बदल गई। आप लोग इतनी महंगी कार लेकर यहाँ आए हैं, आखिर क्या बात है? सुमन की बात सुनकर तारा के पिताजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, और दरअसल कल खेतों में काम करते समय मुझे हीरे मोतियों से भरे 5 सोने के मटके मिले हैं। उन्हें ही बेचकर मैं इतना अमीर बन गया हूँ, इसीलिए मैं अपनी बेटी को ढेर सारे तोहफे देने आया हूँ। ये सुनकर सुमन बहुत खुश होती है। उसके बाद तारा की माँ उसे बहुत ही महंगी साड़ी और साथ ही ढेर सारे कीमती गहने देती है। ये सब देख निकिता का मुंह खुला रह जाता है। तभी वहां मोहल्ले की औरतों के साथ साथ निकिता की सभी सहेलियां भी आ जाती हैं। तारा एक परी की तरह खूबसूरत लग रही थी। उसके रूप और गहनों को देख निकिता की सहेलियां तारा की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अरे निकिता, तू तो कह रही थी तेरी देवरानी के घर वाले बहुत गरीब हैं और इनके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं हैं, लेकिन तेरी देवरानी के गहने और साड़ी देख लगता है ये तुझसे भी कई गुना ज्यादा अमीर है। हाँ, तूने सही कहा। इतना महंगा कीमती हीरों का हार तो किसी रानी महारानी के पास ही हो सकता है। लगता है तारा के पिताजी बहुत बड़े करोड़पति हैं। ये निकिता को बेकार में हमसे झूठ बोल रही थी। तारा के पिताजी चाहे तो निकिता के पिताजी को अपने घर का नौकर बना सकते हैं। तुम लोग मेरी सहेलियां होकर मेरी ही बेइज्जती कर रहे हो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुझे आनी चाहिए। तू अपने पैसों के घमंड में हमेशा लोगों की बेइज्जती करती है। आज भी तूने अपनी देवरानी की बेइज्जती करवाने के लिए हमें यहाँ आने के लिए कहा था, लेकिन देख किस्मत का खेल, तेरी देवरानी के सामने तेरी बेइज्जती हो रही है। इस तरह निकिता का घमंड टूटकर चूर चूर हो जाता है। दूसरी तरफ उसकी सभी सहेलियां उसकी खूब बेइज्जती करके वहां से चली जाती हैं। इस बात से दुखी होकर निकिता अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। लेकिन तभी तारा और सुमन उसके पास पहुंच जाते हैं।
तूने देख लिया ना बेवजह दूसरों की बेइज्जती करने का अंजाम क्या होता है। आज तेरी ही सहेलियां तेरी बेइज्जती करके चली गई। पिताजी की अमीरी कोई काम नहीं आई। आप ठीक कहती हैं मम्मी जी, मेरी ही गलती है, मुझे पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इंसान के रिश्ते ही उसकी असली दौलत होते हैं। निकिता को उसकी गलती का एहसास होते देख तारा और सुमन बहुत खुश होती हैं। उस दिन के बाद से निकिता पूरी तरह सुधर जाती है और सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहने लगती है। काजल के ससुराल वाले हमेशा उसे उसके सांवले रंग की वजह से ताना देकर परेशान करते थे। काजल की सास काजल को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। फिर एक दिन गांव से काजल के पति की बुआ आती है। काजल को देखते ही वो मुंह बनाकर बड़बड़ाने लगती है। अरे गायत्री, तेरा दिमाग खराब हो गया था क्या, जो इस काली कलोटी लड़की को तू अपनी बहू बनाकर ले आई? अरे इससे ज्यादा सुंदर तो मेरी गांव की भैंस दिखती है। अब क्या बताऊं दीदी, आप ही की तरह हर कोई मुझे यही ताना मारता है, लेकिन अब कर भी क्या सकती हूँ। शायद मेरी किस्मत में यही नालायक लिखी थी। अपनी बुराई सुनकर काजल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने बुजुर्गों का सम्मान करना अच्छी तरह जानती थी। इसीलिए उस वक्त वो पलटकर कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप रसोई घर में जाकर काम करने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मनोज के कॉलेज में पढ़ने वाली तारा उससे मिलने आती है। अरे मनोज, ये तुम्हारी साथ लड़की कौन है? ये मेरी पत्नी काजल है। क्या कहा, तुम्हारी पत्नी? मुझे तो लगा ये तुम्हारे घर की नौकरानी है। जरा अपने आप को देखो, तुम कितने गोरे और हैंडसम हो। इससे शादी करके तो तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया। तारा की कही गई बात मनोज के दिल में घर कर जाती है। उस दिन से मनोज काजल से नफरत करने लगता है। जब भी वो अपने दोस्तों की सुंदर बीवियों को देखता तो उसका कलेजा जल जाता। हे भगवान, ये मेरे दोस्त नालायक है, लेकिन इनकी पत्नियां तो स्वर्ग की अप्सरा लगती हैं। और एक मेरी पत्नी है, उसकी शक्ल तो इतनी बुरी है कि कोई उसे अपने घर में झाड़ू पोछा करने के लिए भी ना रखे। फिर अगले दिन, बस बहुत हो गया माँ, मैं काजल से छुटकारा पाना चाहता हूँ। बेटा, तूने तो मेरी मन की बात कह दी। मैं भी यही चाहती हूँ। काजल को घर से निकालने के लिए कोई ना कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। लेकिन तभी वहाँ काजल आ जाती है। मुझे नहीं पता था कि आप लोग मुझसे इतनी नफरत करते हैं। मुझे घर से निकालने के लिए आप लोगों को कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। इतना कहकर काजल उस घर को छोड़कर चली जाती है। ये देख उसका पति और सास बहुत खुश होते हैं। अच्छा हुआ ये मनहूस खुद ही चली गई। अब मैं एक बहुत ही सुंदर लड़की से शादी करूंगा। बेटे, तूने सही कहा। अब मुझे भी काली कलोटी बहू की सास होने का ताना नहीं सुनना पड़ेगा। चल, कल से ही तेरे लिए लड़कियां देखना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ काजल सारा दिन भटकते हुए सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर जाती है। तभी मालती नाम की औरत उसे उठाकर अपने घर ले जाती है। मालती बहुत पैसे वाली थी। क्या हुआ बेटा, तुम सुनसान सड़क पर क्या कर रही थी? तुम्हारा घर कहाँ है? ये सुनकर काजल दुखी हो जाती है और रोते हुए मालती को सारी बात बता देती है। ठीक है बेटी, तुम उदास मत हो। मैं इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ। आज से तुम मेरे साथ रह सकती हो। ये सुनकर काजल खुश हो जाती है। फिर उस दिन से काजल मालती की सेवा करने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, तुम्हारे ससुराल वाले बहुत ही बदनसीब हैं।
जो इतनी अच्छी बहू को घर से बाहर निकाल दिया। बेटी काजल, आज शाम को मैं हमेशा के लिए अमेरिका चली जाऊंगी। वहाँ मेरी बेटी और दामाद रहते हैं। अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी उन्हीं के साथ बिताऊंगी, इसीलिए ये घर और यहाँ की सारी दौलत मैं तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। फिर शाम होते ही मालती काजल को सारी दौलत सौंपकर अमेरिका के लिए रवाना हो जाती है। इस तरह अचानक काजल अमीर बन जाती है और ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जीने लगती है। दूसरी तरफ जब ये बात उसके पति और सास को पता चलती है तो उनके मन में दौलत का लालच आ जाता है और वो काजल से माफी मांगने उसके घर पहुंच जाते हैं। मुझे माफ कर दो काजल, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया हूँ, लेकिन अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटी, हमें तेरी बहुत याद आती है, चल घर चल। काजल समझ जाती है कि वो दोनों दौलत के लालच में उसके पास आए हैं। आप दोनों ने जैसा बर्ताव मेरे साथ किया है उससे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप दोनों यहाँ से चली जाइए, मैं अकेले अपनी जिंदगी जी सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। याद रखिए, इंसान के अच्छे स्वभाव और कैरेक्टर को देखना चाहिए, ना कि रंग रूप को। काजल को गुस्से में देख दोनों वहां से लौट जाते हैं। उसके बाद काजल अपने जैसी बेसहारा बहुओं को अपने घर में पनाह देकर उनके साथ खुशी से रहने लगती है।